हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिबा सेरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं इतिहास की पुस्तक से अध्याय 10 मूल निवासियों का विस्थापन, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। तो जैसे कि आपको टाइटल से ही समझ में आ रहा होगा, चैप्टर का जो नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। तो इसमें हम बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि आप अब तक पढ़ चुके हैं, पिछले जो हमने अध्याय करे हैं उसमें हमने ये जान लिया है कि किस तरीके से जो है अमेरिका में दूसरे लोग आकर बस गए। अमेरिका की जब खोज हुई, किस तरह से स्पेन और पुर्तगाल ने उनकी खोजें की थी, वो हमने देख लिया है। तो उसके बाद जब ये सिलसिला शुरू हुआ, कॉलोनी जब बनाया गया इन देशों को, तो वहाँ पर किस तरह की स्थिति थी, जो मूल निवासी थे उनका विस्थापन किस तरह से हुआ और विस्थापन में किस तरह की परिस्थितियाँ बनी, वो सब जो है हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। तो मैं अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, और बात तो मैं वैसे भी इरेलेवेंट कर ही नहीं रही थी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं, और जो मेन पॉइंट्स हैं, जो याद रखने योग्य पॉइंट्स हैं, उनको हम आज इसमें कवर करेंगे। और सही, इसको हम एक समरी की तरह ले सकते हैं। एक तरीके से ये इस चैप्टर की जो है समरी होगी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं, और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कहीं से भी एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है अपने आप में वो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। तो देखिए 17वीं शताब्दी के बाद स्पेन और पुर्तगाली के अमेरिकी साम्राज्य का विस्तार रुक गया। तो पहली ही लाइन हमें दूसरे चैप्टर से कनेक्ट कर रही है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, 17वीं शताब्दी के बाद जो है वो स्पेन और पुर्तगाली के अमेरिकी साम्राज्य का विस्तार रुक गया, ये बताया इन्होंने। और हम पढ़ चुके हैं कि उससे पहले जो है स्पेन और पुर्तगाल किस तरीके से अपना विकास कर रहे थे, कैसे अमेरिका पे अपना जो है उन्होंने साम्राज्य वो स्थापित किया, या वहाँ पर किस तरीके की प्रक्रिया रही, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अब 17वीं शताब्दी में वो रुक गया था। उसके रुकने के बाद क्या हुआ, तब तक फ्रांस, हॉलैंड, ध्यान से इनका नाम सुनिए, फ्रांस और हॉलैंड की बात हो रही है अब। फ्रांस और हॉलैंड और इंग्लैंड आदि देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार कर अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना आरंभ कर दिया था। क्या हुआ अब ये हुआ कि जो अमेरिका, अफ्रीका, एशिया जैसे देश थे, इनमें अपने उपनिवेश बसाना आरंभ कर दिया था। किन्होंने? फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे देशों ने। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो है आगे के सभी पॉइंट्स रहेंगे, इनको दिमाग में रखना है आपने कि उन्होंने किस तरीके से जो है उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। ठीक, तो जब ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो क्या होता है, दक्षिणी एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की और स्थानीय शासकों को पछाड़कर अपने साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। तो दक्षिणी एशिया में क्या हो रहा है, दक्षिणी एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपनी राजनीतिक सत्ता जो है वो स्थापित की, और वहाँ पर स्थानीय जो पहले से शासन चल रहा था, स्थानीय शासकों का जो शासन था, उनको उन्होंने पछाड़ दिया और वहाँ पे साम्राज्य का विस्तार खूब तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा किया। ठीक, उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका के अलावा शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग समुद्र तटों पर ही व्यापार करते रहे। कहाँ पर? समुद्र तटों पर। पूरे अफ्रीका में जो है वो समुद्र तटों पर व्यापार करते रहे। 19वीं सदी के अंतिम चरण में ही उन्होंने अफ्रीका के भीतरी भागों में जाने का साहस किया, और 19वीं सदी का जब अंतिम चरण आया तब जाके जो है उनकी हिम्मत पड़ी कि वो अफ्रीका के भीतर जाके, अंदर जाकर भी वहाँ पर जो है अपने कार्य करें। यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका को बांटने का समझौता किया। ठीक, तो इतना ज़्यादा अफ्रीका पे उनका कंट्रोल हो गया था कि उन्होंने अफ्रीका को जो है बांटने का भी
समझौता कर लिया यूरोपीय देशों ने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे। 17वीं शताब्दी में क्यों आए थे ये? 17वीं शताब्दी में इसलिए आए थे क्योंकि इन्हें मछली और रोएदार खाल का जो है व्यापार करना था। इस काम में कुशल स्थानीय लोगों ने उनकी सहायता भी की, और वहाँ के जो कुशल स्थानीय लोग थे जो इस काम में अच्छे थे उन्होंने उनकी सहायता भी की थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आगे चल के वो इनके उपनिवेश बन जाएंगे या फिर उनके साथ जो है दुर्व्यवहार होगा, है ना। क्योंकि उन्हें उपनिवेश बना लिया गया, और उपनिवेश जब बनता है कोई देश तो उसका कैसा परिस्थिति किस तरह की होती है ये आप भली बात ही जानते हैं, क्योंकि हम खुद एक उपनिवेश रह चुके हैं हमारा देश, तो इसलिए उनकी परिस्थितियों को हम अच्छी तरह जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बता रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका के लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे। उत्तरी अमेरिका के लोग कैसे रहते थे? नदी घाटी के साथ साथ जो गांव वहाँ पर बने हुए थे उनमें समूह बनाकर रहा करते थे। वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मक्का उगाते थे। तो इस तरह से उनका जीवन चल रहा था, और इस तरह का जीवन जो है वो आराम से जी रहे थे जब तक ये लोग जो है नए लोग नहीं आए, उन्होंने वहाँ पर आकर हस्तक्षेप नहीं किया। उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले निवासी 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के मार्ग के द्वारा एशिया से आए थे। लगभग 10,000 साल पहले वे आगे दक्षिण की ओर बढ़े। ठीक, ये उनका जो है बैकग्राउंड बताया है, जो अमेरिकी निवासी थे उत्तरी अमेरिकी उनके बारे में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये एक व्यक्ति हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं क्योंकि इन्होंने कुछ बहुत ही बड़ा सोच लिया। इनका क्या विचार था उसे जानने से पहले मैं आपको इनका नाम बताऊं। थॉमस जेफरसन इनका नाम है। थॉमस जेफरसन अमेरिका को यूरोपीय लोगों से एक देश बनाना चाहता था। क्या चाहते थे कि यहाँ पर जो है पूरा का पूरा एक देश बन जाए, और वो भी कैसे? यूरोपीय लोगों से। ठीक, वहाँ के मूल निवासी उसके इस दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ थे। भोले लोग थे, इतनी बड़ी बात वो सोच ही नहीं पाए कि यहाँ पर यूरोपीय देशों का जो है यूरोपीय लोगों का एक देश बनाने की विचारधारा है, इस तरह बातों को समझ ही नहीं पाए वो। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका 18वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आए थे। उस समय ये दोनों देश छोटे थे। उस समय क्या थे? दोनों देश छोटे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। यूरोपीय लोगों ने उत्तरी अमेरिका में बड़े पैमाने पर भूमियां साफ करके खेती करनी शुरू कर दी। तो यूरोपीय लोगों ने क्या किया? वहां पहुंचकर जो उत्तरी अमेरिका में जो जगहें थी, ज़मीनें थी, उनको बड़े पैमाने पर साफ़ किया और वहाँ पर ज़मीनें साफ़ कर खेती करना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने ये काम किया, खेती करनी शुरू की और भूमियाँ साफ़ करनी शुरू की, तो ऐसा करते हुए उन्होंने निवासियों को वहाँ से भगा दिया। जो वहाँ के मूल निवासी थे उनको भगा दिया। और जब उत्तरी अमेरिका में सोना होने का पता चला तब बड़ी संख्या में यूरोपीय लोग वहाँ आ पहुँचे। इस खोज को गोल्ड रश कहा गया है। क्या कहा गया है? गोल्ड रश। मतलब गोल्ड के चक्कर में बहुत ज़्यादा रश किया उन्होंने, है ना, तो गोल्ड रश इसको कहा गया है। और इसके चक्कर में बहुत सारे यूरोपीय जो है वहाँ पर पहुँच गए। ठीक, तो इस गोल्ड रश के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में रेलवे, बड़े बड़े औद्योगिक नगर अस्तित्व में आए। तो इस गोल्ड के चक्कर में क्या हुआ? गोल्ड के चक्कर में जो है रेलवे बने, बड़े बड़े औद्योगिक नगर बने, है ना। तो इस तरह जो है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत सारा कह सकते हैं कि जो है कंस्ट्रक्शन और विकास हुआ। वो विकास जो है दरअसल मूल निवासियों के लिए नहीं था, बल्कि अपने हित के लिए उन्होंने गोल्ड रश के कारण जो है इस तरह की चीज़ें की थी। और शहर की हलचल बढ़ गई। इससे क्या हुआ? शहर की हलचल बढ़ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर 10वां पॉइंट देखिए, अमेरिका के दक्षिणी प्रदेशों की गर्म जलवायु को यूरोपीय लोग सहन नहीं कर पाने के कारण अफ्रीका से खरीद कर लाए गए दासों से खेती कराई जाने लगी। अब क्या हुआ, अब इन्होंने देखा कि इन्होंने खेतियों के लिए ज़मीन तो बहुत सारी साफ़ कर ली और मूल निवासियों को वहाँ से विस्थापित किया, भगाया, लेकिन वहाँ पर जो है ये लोग खेती खुद से नहीं कर सकते थे क्योंकि वो सूट नहीं कर रही थी जलवायु। ठंडे इलाकों से आए थे और यहाँ की जलवायु जो है वो काफ़ी गर्म थी, तो यूरोपीय लोग जो हैं वो इसे सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अफ्रीका से जो लोग थे, अफ्रीका के दास, उनको ख़रीदा, है ना, और उनसे खेती करवाई। क्या किया, अफ्रीका से ख़रीद कर लाए गए दासों से खेती कराई जाने लगी यहाँ पर। ठीक, तो इस तरह अमेरिका में अफ्रीका के लोग भी आ गए और दास प्रथा जो है वहाँ पर बड़े पैमाने पर होने लगी। दास प्रथा पर रोक लगा दी गई। दासों का जीवन दुख में रहा। ये आप सब जानते हैं कि भाई दासों का जीवन दुख में ही रहा, उनको कोई बहुत अच्छा तो लगा नहीं ये सब जब हुआ तो। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश कैदियों का निवास स्थल बन गया। कारावास की अवधि पूरी होने पर कैदी स्थायी रूप से ऑस्ट्रेलिया में बस गए, तो उन्होंने वो जो है स्थायी रूप से ऑस्ट्रेलिया में बस गए जो कैदी होते थे। इस तरह ब्रिटिशों ने ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के मूल निवासियों में कोई फ़र्क नहीं समझा। ब्रिटिशों ने क्या कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मूल निवासी मतलब दोनों को एक ही तरह से ट्रीट किया गया, बुरा ट्रीट किया गया और मूल निवासियों में कोई फ़र्क नहीं समझा। उन्हें अपनी भूमियों से खदेड़ दिया गया, तो उन्हें अपनी ही जगहों से खदेड़ दिया गया और नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया। इसके साथ ही इस देश की परंपरा और इतिहास भी समाप्त हो गया, जिसे पुनः प्राप्त करने की कोशिश की गई। तो इस तरह जो है आपको समझ में आया होगा, जैसे कि मैंने बताया कि मूल निवासियों के साथ जो है किस तरह की परिस्थितियाँ रहीं, तो परिस्थितियाँ बहुत ख़राब रहीं। उनको नागरिक अधिकार तो क्या मिलते, नागरिक अधिकारों से तो वो वंचित थे ही, उन्हें अपनी ज़मीन पर रहने का अधिकार भी नहीं मिला और इस तरह से जो है वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करते रहे। तो पूरा चैप्टर जो है इसी के बारे में था, इसी पर आधारित है। मैं आपको यहाँ ज़रूर कहूँगी कि आप जब इस समरी को सुने, और आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगेगी और एक समझ आपकी बनी होगी कि मूल निवासियों का विस्थापन जो है वो कैसी प्रक्रिया रही होगी। तो साथ ही आप जो है जो आपकी जिज्ञासा इससे उत्पन्न हुई होगी और जो इंटरेस्ट आपका क्रिएट हुआ होगा उसको आप और ज़्यादा नॉलेज में तब्दील कर सकते हैं इस चैप्टर को पूरा पढ़कर। तो इस चैप्टर को पूरा ज़रूर पढ़िएगा, NCERT से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत अच्छा भी लगेगा कि ये जानकर कि इतिहास में जो है क्या कुछ हुआ है और उससे हमें क्या कुछ सीखना है। जैसे कि ये कि जो मूल निवासी हैं उनके साथ जो है इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए था, है ना, और हर किसी को जो है नागरिक का अधिकार मिलना चाहिए। नागरिक, हर इंसान जो है नागरिक होने का अधिकार उसको मिलना चाहिए, ये ज़रूरी है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं आपको समझ में आएंगी जिनको इतिहास में दोबारा ना दोहराया जाए और इतिहास में जो उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर आज उनकी जो परिस्थिति है तो उसके लिए क्या बेहतर कदम उठाए जाने चाहिए या जो बेहतर कदम उठाए गए उनको कैसे मजबूती से अपनाना चाहिए, वो सब कुछ जो है आपके जहन में आएगा और अभी भी आया होगा, है ना। तो इसी के साथ अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समरी जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, सभी पॉइंट्स जो हैं अच्छी तरह समझ भी आए होंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा और फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में नए चैप्टर की समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी करें। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।